हेलो साथियों, मैं हूं यशोवर्धन। और आज की जब मैं सुबह 5 बजे उठा तो मैंने देखा कि वक्फ बिल पास हो गया राज्यसभा से। 128 पक्ष में हैं और 95 वोट विपक्ष में पड़े। लोकसभा से ऑलरेडी पास हो चुका था। सो दोस्तों के मैसेज आने लग गए, भाई क्या विचार है। सो मैंने कहा भाई देखो, सुबह हुई है, बातचीत करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो जब मैंने अखबारों की सुर्खियां देखी तो अभी तो वहां कुछ ऐसा नहीं है। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मैंने देखा तो बड़ी कमाल कमाल की सुर्खियां दिख रही हैं। जैसे कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सरकार का मास्टर स्ट्रोक या मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जा। अब आप सोच के देखिए, क्या ये वास्तव में मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए है? क्या ये सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक है? सच क्या है, हम उसे जानेंगे। क्योंकि देखिए, लोग तो सुर्खियां बना लेते हैं कुछ भी, लेकिन वास्तविकता क्या है, हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिर ये जो वक्फ होता क्या है, ये भी जानना जरूरी है। और एक बड़ा सवाल कि भारत में सबसे ज्यादा संपत्तियों का दावा किया जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास है। क्या ये सच है? ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या है। तो देखें, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सरकार का मास्टर स्ट्रोक या फिर मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जा, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि इससे मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जा हो जाएगा। क्या वाकई में मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो जाएगा गवर्नमेंट का? मुझे अभी सच बताना है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब देखा जाए अगर, तो एक बड़ी चीज मुझे मिली जिसमें हमने देखा कि आखिर भारत में वक्फ की संपत्तियां कितनी हैं। तो लगभग 6 लाख एकड़ में फैली हुई इनकी प्रॉपर्टी। और अगर देखा जाए तो दिल्ली से भी बड़ा क्षेत्र है। और वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का पूरा प्रबंधन करता है। चलिए, लेकिन सवाल आता है कि आखिर ये वक्फ होता क्या है। तो इसे ऐसे समझिए कि मुस्लिम समुदाय में किसी भी तरीके की, अगर इस्लाम में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का धार्मिक दान देता है, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थानों को अगर दान देता है, तो वो संपत्ति चली जाती है, उसे कहा जाता है वक्फ। और अगर हम इसे और पुराना लेकर के जाएं भारत में, तो भारत में फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का एक शासक हुआ है। और उसने दीवाने वकूफ नाम का एक अलग से विभाग बनाया था। और उसका काम यही था कि जो भी दान में मिली हुई संपत्तियां हैं, इस्लाम में किसी व्यक्ति ने अगर दान किए, धार्मिक कोई दान किया, तो उन संपत्तियों का देखरेख करने का काम करता था दीवाने वकूफ। अब आधुनिक जमाना है, तो इस दौरान कौन करता है? वक्फ बोर्ड करता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि दान में मिली हुई संपत्तियां जो हैं, उनकी मैनेजमेंट के लिए जो बोर्ड बनाया गया है वो है वक्फ बोर्ड। और वो जो संपत्तियां हैं उन्हें कहा जाता है वक्फ। राइट फ्रेंड्स? तो चलिए, अगला आता है कि भाई आखिर ये जो लाया क्यों गया। तो इसको अगर हम देखें, तो जो वक्फ संशोधन बिल 2024 है, इसका मकसद है 1995 का जो बिल है, वक्फ बोर्ड जो है बिल है, उसमें संशोधन करना है। क्यों? क्योंकि जो पिछला कानून है उसमें कई सारी खामियां हैं। अब वो खामियां क्या हैं? तो यहां पर कुछ तो दिख रही है कि कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, पारदर्शिता की कमी, घोटालों की भरमार है, केंद्र सरकार का नियंत्रण ना के बराबर है। मैंने कुछ और चीजें निकाली हैं तो वो बताता हूं आपको। देखिए कि बेसिकली क्या है, इसको थोड़ा और समझते हैं हम कि भारत में जो वक्फ संपत्तियां हैं, तो इनका मैनेजमेंट कौन करता है, पहले हम इसे समझते हैं। तो भारत में वक्फ संपत्तियों का रेगुलेशन अभी तक जो किया जा रहा था, तो वो 1995 में एक एक्ट बना था, उसके द्वारा किया जाता था, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य स्तर पर राज्य की एक वक्फ परिषद होती है और एक होता है वक्फ ट्रिब्यूनल। अब ये केंद्र वाला क्या करता है? तो केंद्र वाला करता है राज्यों को सिर्फ सलाह देता है, और राज्य वाला वास्तविक तौर पर संपत्तियों की निगरानी करता है, उनकी देखरेख करता है। और ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? ट्रिब्यूनल का काम होता है कि अगर कोई संपत्ति विवाद पैदा होता है वक्फ की संपत्तियों से, तो उसका निपटारा करने का काम करता है। एक तरह से न्यायालय समझ जाइए उसको। राइट? सो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये चल रहा था। लेकिन सवाल यहां आता है
कि और क्या-क्या मुद्दे हैं, तो यहाँ तो कुछ ही दिख रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है, देखिए क्या है, कहा जाता है एक बार वक्फ तो हमेशा वक्फ। अगर कोई संपत्ति एक बार धार्मिक दान कर दी गई तो उसका उपयोग किसी अन्य समुदाय के किसी और दूसरे हित में नहीं किया जा सकता है, सिर्फ धार्मिक हित में किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कभी ये होता है कि किसी कोई संपत्ति है, कोई अस्पताल बनाना है, कॉलेज बनाना है, कोई विद्यालय बनाना है, कोई सड़क बनाना है, तो वो संपत्ति उन्हें नहीं दी जाएगी, बल्कि वहां पे सिर्फ कब्रिस्तान बन सकता है, कोई मस्जिद बन सकता है, राइट, कोई मदरसा बन सकता है, इनके लिए तो दी जा सकती है। तो यहां पर संशोधन की गुंजाइश बनती थी कि जैसे हिंदुओं में भी हिंदू मंदिरों की कई बार जो संपत्तियां होती हैं, विद्यालय बनाना है तो वहां उनसे ले ली जाती है, उनको मुआवजा दे दिया जाता है, राइट। सो यहां पर क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऐसे में जब हम बात करते हैं, जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो सभी धर्मों को समान रूप से रखा जाना चाहिए, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई। तो यहां पर इस बात का कई बार आलोचना की जाती कि ये जो प्रावधान है कि एक बार वक्फ तो हमेशा वक्फ, इसके कारण सामुदायिक हित में उन संपत्तियों का उपयोग नहीं किया जा पाता है। सिर्फ या तो मस्जिद बनाइए या मदरसा बनाइए या फिर कब्रिस्तान बनाइए, सिर्फ इन्हीं इस्तेमालों में आती है। दूसरी समस्या और आती है कि यहां पर अवैध कब्जे हैं, वक्फ की संपत्तियों का सही प्रकार से मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, जिसके कारण कई लोग इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट कर लेते हैं जमीनों पर और फिर वो लंबे लंबे मुकदमे चलते हैं उन पर, और जो कब्जाधारी होता है अंततः उसके पक्ष में फैसले हो जाते हैं कई बार। तो वहां भी हम देखते हैं कि वहां भी मुकदमों का ढेर लगा हुआ है, तो वो मिसमैनेजमेंट हो रहा था, वो भी एक समस्या आ रही थी। और केंद्र सरकार का तो इस पर कोई नियंत्रण था ही नहीं, जो भी नियंत्रण होता था सिर्फ वक्फ बोर्ड देखा करता था, अब जो वो करे। अब देखिए यहां पर कुछ और बातें हैं, जो राज्यों के जो वक्फ बोर्ड हैं इनको कुछ काम दिए गए थे, जैसे कि वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे ना हो और उनका प्रबंधन ठीक से किया जाए। इसके अलावा सर्वेक्षण किया जाए भूमि का कि कहीं कब्जे तो नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने सर्वेक्षण ही नहीं किए। जैसे कि गुजरात और उत्तराखंड राज्यों में तो अब तक सर्वेक्षण ही शुरू नहीं हुआ कि कितनी वक्फ की जमीनें हैं। उत्तर प्रदेश में 2014 में सर्वेक्षण की बात की गई, लेकिन अब तक लंबित है, राइट। अब और देखिए क्या होता है, इसके अलावा कई बार राज्यों के वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, जैसे कि वे क्या करते हैं, वक्फ अधिनियम की धारा 40 का दुरुपयोग करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर किसी निजी व्यक्ति को संपत्ति है और वे एक बार कह देते हैं ये वक्फ की संपत्ति है, तो वहां पे चलिए झगड़ा पैदा हो जाता है, कोर्ट में बात चली जाती, मुकदमेबाजी हो जाती है। तो यहां भी गुंजाइश थी सुधार की। तो अगर हम देखें कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी और ये विधेयक सबसे पहले कब आया, तो देखा जाए इसको 8 अगस्त 2024 को ये पेश किया जाता है और 9 अगस्त को संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के पास फिर इसको भेजा जाता है कि संयुक्त समिति इस विधेयक पर पहले अध्ययन करेगी। और अगर देखा जाए तो संयुक्त संसदीय समिति ने 36 बैठकें की हैं, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो समुदाय के हों, सरकार के हों, उन सभी को बुलाया, उन सभी से चर्चा की और चर्चा के पश्चात ये जो बिल है ये लाया गया है, राइट। सो ये बिल लाया गया है। अब विपक्ष तो इसे कह देता है कि ये मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करने की सरकार की साजिश है, लेकिन क्या ये वास्तव में साजिश है? देखिए सरकार क्या कह रही है कि सरकार क्यों लाई है, पारदर्शिता लाने के लिए लाई है। अब चलिए पुराने कानून की हमने कुछ दिक्कतें देखी हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए अभी वर्तमान में जो बात की जाती है कि क्या क्या संशोधन इसमें किए जा रहे हैं पारदर्शिता लाने के लिए और उसे और ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए, जिसमें समुदाय के सभी लोगों की भागीदारी हो। जैसे कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और मैक्सिमम 4 लोग ही आएंगे, इसमें ध्यान रखिएगा, और महिलाओं की भी भागीदारी होगी। अब तक ना तो कोई गैर मुस्लिम इसमें भागीदार होता था, ना ही मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की भागीदारी होती थी। तो एक तो ये परिवर्तन आ जाएगा, राइट। दूसरा देखा जाए कि सरकार की जहां पर इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं होती थी, अब सरकार वक्फ की संपत्तियों की जांच कर सकती है। सरकार के पास अब ये अधिकार होगा कि वो देखेगी
कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, उसको रखी जानी चाहिए या समुदाय के हित में उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरी चीज जो बड़ी बात है कि ऑडिट और पारदर्शिता अब अनिवार्य कर दी गई है। देखिए, हर जगह हम देखते हैं कि जहां कहीं भी अगर संपत्ति का संकेंद्रण है और अगर वहां पे पारदर्शिता नहीं है तो वहां पर भ्रष्टाचार पनपता है। अब अगर देखा जाए तो क्या होगा, हर साल इन संपत्तियों की क्या होगी, ऑडिट होगी, राइट, जिससे पता चलेगा कि कहां कहां क्या क्या घोटाले हो रहे हैं, तो घोटालों की संख्या में कम आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा। इसके अलावा जितनी भी विवादित संपत्तियां होंगी, सरकार उनकी जांच कर सकती हुई देखेगी कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। राइट फ्रेंड्स, सो अब हम अगर ये देखें कि एक सवाल मैंने बीच में रेज किया था कि भारत में कहा जाता है, कई सारे न्यूज चैनल्स में देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। तो इसे जान लीजिए, भारत में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा भूमि या संपत्ति की बात करें तो रेलवे के पास है, नंबर 2 पे सेना के पास है और नंबर 3 पे वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये ध्यान रखें, कई बार गलत सूचनाओं के जाल में ना फंसे, अन्यथा समस्या हो जाती है। अब देखिए, यहां पर एक समस्या है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल क्या कहते हैं कि यह सरकार की मुस्लिमों की संपत्ति पर कब्जा करने का साजिश है। तो अभी तक आपने मेरी जो बातें सुनी तो काफी हद तक आप ये समझ गए होंगे कि ऐसी कोई साजिश नहीं है, बल्कि जो कमियां थी उन्हें दूर किया जा रहा है। 1995 का जो जो बिल था, माफ कीजिएगा एक्ट था, उसमें जो कमियां थी उन्हें दूर किया जा रहा है। मिसमैनेजमेंट हुआ करता था, भ्रष्टाचार था, पारदर्शिता नहीं थी, ऑडिट नहीं होता था, उन सारी कमियों को दूर किया जा रहा है। और जहां पर की सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं थी, तो यहां पर मुकदमों को कम करने के लिए सरकार को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा उन संपत्तियों का अगर समुदाय के लिए, अगर सबके भले के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें बुरा क्या है। मुझे तो ऐसा समझ में नहीं आता कि समाज का कोई भी तबका ये कहे कि अस्पताल बनाने से अगर रोका जाता है या किसी भी तरीके से जो अच्छे काम हैं उनसे रोका जाए। सो अब अगर हम देखें तो ये जो जितनी भी आपत्तियां हैं, ये हम इन्हें दरकिनार करते हैं और सवाल करते हैं आपसे कि आप बताइए कि जो लोकसभा में और राज्यसभा में ये जो पास हो चुका है हमारा जो ये कानून, इसके विषय में आप क्या कहते हैं। तो देख रहे हैं आप, विपक्ष ने अपने तर्क रख दिए और सरकार ने अपने तर्क रख दिए कि ये क्यों लाया गया है। अब आप इन सारी बातों से अगर सहमत हैं या विपक्ष के प्रश्नों पर अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये सही कदम है या गलत कदम है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मुल्क हम सभी का है और हम सभी को जहां पर भी लगे कि बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं उसके लिए प्रयास करने चाहिए। और हजेला आईएएस एकेडमी भी इसी क्रम में अपना योगदान देता है। मैं हूं यशोवर्धन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इसे और लोगों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो एक गलत धारणा बनती है हमारे समाज में, गलत सूचनाओं के मकड़ जाल में हम फंस जाते हैं कि कोई साजिश है, उससे आप बच सकें। मुस्लिम समुदाय भी उन चीजों को लेकर के अवेयर हो और सही क्या है गलत क्या है इस बात को समझ सकें। देखिए, मैं यहां पर आपके समक्ष कुछ बातें और कह के जाना चाहता हूं। क्या 3 तलाक सही है? देखिए, जो बहुत धार्मिक दृष्टिकोण से सोचेंगे, मानवता के दृष्टिकोण से नहीं सोचेंगे तो उनको लगेगा कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। लेकिन एक मानवीय दृष्टिकोण से सोचिए, क्योंकि मैंने भी मानव के नाते एक बार, एक जब मैं दिल्ली में पढ़ा करता था, तो एक कॉल मैंने रेडियो पे सुना कि किसी व्यक्ति को अपोलो में एडमिट है और उसे ब्लड चाहिए। सो मैंने अपने 2 दोस्तों को तैयार किया और खुद तैयार हुआ और हम पहुंच गए अपोलो पे ब्लड डोनेट करने। वहां मैंने मांग रखी कि मैं जिसे ब्लड डोनेट कर रहा हूं उस व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूं। और जब उस व्यक्ति को लाया गया, वो व्यक्ति था पाकिस्तान का। जी हाँ, वो यहाँ आए थे लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। अब आप सोचिए, जब मैंने उन्हें दिया तो उनकी पत्नी, उनकी बहन उनके साथ आई थी। उन्होंने बार बार धन्यवाद किया कि भाईजान, हमें भरोसा था कि यहाँ पे हमें मदद जरूर मिलेगी। और मैंने सिर्फ रेडियो पे सुना था,
और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं लाहौर में रहता हूँ कि कभी अगर आपका आना हो तो आप ज़रूर आएँ। मैंने भी उन्हें इनवाइट किया कि अगर आप भोपाल कभी आना चाहें, क्योंकि मेरा घर तो भोपाल में, मैं तो दिल्ली में से पढ़ने के लिए आया हूँ, तो आप वहाँ ज़रूर आएँ। ये मैं क्यों गया? क्योंकि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात, जबकि मुझे पता चल चुका था कि वो व्यक्ति पाकिस्तान का है, उसके बाद मैंने डोनेट किया। क्यों किया? क्योंकि मैं मानवता को ज़्यादा ऊपर रखा। उसी तरह से हमें इस देश में मानवता को ऊपर रखना है, और अगर धार्मिक संपत्तियों को लेकर के विवाद अगर होता है, तो हमें ये देखना है कि क्या वो पब्लिक के लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो रही है, नहीं। इस बात को समझिएगा और ध्यान रखिएगा, जो लोग भी इन संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं, इस तरह के संगठनों में हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे कि सुधार हो, क्योंकि इनसे उन्हें फायदे मिलते हैं। चलिए, मैं आपको इन प्रश्नों के साथ, इन उत्तरों के साथ छोड़ के जा रहा हूं। आप बेहतर तरीके से आप समझें कि साजिश है या एक अच्छा कदम, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, फिर मिलते हैं हम अगले दिन अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।